इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मुकाबला में आपका स्वागत है। यूपी को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा। लखनऊ के काकोरी से यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दोनों आतंकी अलकायदा से जुड़े, जिनको पाकिस्तान से इनका हैंडलर निर्देश दे रहा था। इस वक्त काकोरी में यूपी एटीएस इन दोनों आतंकियों से लगातार कर रही है पूछताछ। थोड़ी ही देर में यूपी एटीएस आतंकियों से पूछताछ में मिली जानकारी और बड़े खुलासे की पूरी तफ्तीश की जानकारी को करेंगे साझा। बड़ी आतंकी साजिश पर होगा आज का मुकाबला। और वही प्रेशर कुकर इस वक्त आपके सामने जो इस घर से बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में लगातार की जा रही पूछताछ के साथ साथ महत्वपूर्ण है इस घर से जो सब कुछ बरामद किया गया है, किस मकसद से ये प्रेशर कुकर बम यहां पर मिले, और साथ ही आतंकियों की तरफ से जो हथियार यहां पर छुपाए गए थे उसको लेकर भी पूछताछ जारी है। न सिर्फ आतंकियों से प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया है बल्कि ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए गए हैं। और इसी पर होगा आज का मुकाबला। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। मुकाबला में अब होगा बड़ा खुलासा। सीधे रुख करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस वक्त मीडिया से देखो भाई कितना टाइम लगेगा बस। स्वामी जी पहले आप ब्रीफ कर दीजिए, आपके नेतृत्व में चला पूरा ऑपरेशन। वाईफाई की सुविधा आप लोग कर दीजिए। ठीक है भाई, देखो यहाँ कोई जियो वाले तो भी लगा देते हैं। शुरू करें तब तक चीजें आ जाएंगी। हाँ मिल जाएगी, फोटो तो जारी कर दी ना आप लोग? नहीं, फोटो दिलवा दीजिए, तमाम चैनल पर चल रही है। अभी डलवाते हैं। आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था।
तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को यह मारा गया था। उसके बाद से इस अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद जो कि अल-कायदा का ही एक अंग है के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी उस पे उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड बगारिया जेहटा बरावन कला दुबग्गा थाना काकोरी तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ थाना मड़ियाहू मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा
थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहां पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईडी को BDDS टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में ATS की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में ATS थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, IED एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया, जहटा बरावन कला दुबग्गा, थाना काकोरी लखनऊ तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ, थाना मड़ियाहू। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी है कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे ही जो सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पे कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपसे के साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उस पे हमारे STF ने इसको ATS ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई है।
अभी तो 15 अगस्त जो चीजें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। सर, इससे पहले जो आतंकी घटना हुई थी जिसमें आरोपी पकड़े गए थे कई साल पहले, वो भी उसी बेल्ट में था, तो क्या वो इलाका भी सॉफ्ट टारगेट है? फरीदकोट, दुबग्गा? नहीं, अभी तो 2 डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं, और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है, और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा, हम आपके साथ सभी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह। हैं? ऐसी चीज तो मैंने बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पे कंजेक्चर ना करें, जो चीजें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज इसमें छिपाने की अन्य। मैंने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है। जी नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं। जी हाँ, पिस्टल मिली है। अलकायदा के अलावा भी किसी और से इसके संबंध निकले हैं या सिर्फ अलकायदा से? अभी जितनी जल्दी और जितनी तेजी से, ऑपरेशन से ज्यादा तेजी से हम आपके सामने चीजें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रेस में अचानक चलने लगी, और हम लोगों को भी कुछ चीजें संकलित करने के बाद से ही बताना था। तो जितनी सूचनाएं एकत्रित हो सकी हैं हम बता रहे हैं, और इसके बाद से अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। सर, आज कितने इसके अलावा कुछ बताएंगे? ये बताना आवश्यक नहीं, मैंने बताया कि सभी जगह हमारी साइमल्टेनियस हम टीमें भेजें। आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई इसको पढ़ें, इसमें सब कुछ लिखा है। क्या? अभी मैंने बताया कि टीम जैसे आई है, अभी फर्द बनी नहीं है, फर्द बन रही है। फिर भी चूंकि आप लोगों के लिए देरी हो रही थी, आपको प्रिंट मीडिया में भी हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी लोग पूछ रहे थे लगातार, और बहुत बार हम लोग फोन उठा भी नहीं रहे थे कि किसको कहें, किसको मना करें, क्या बताएं। और जब कोई ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशनल कमांडर से आप मिनट मिनट पे डेवलपमेंट नहीं पूछ सकते। एनआईए वगैरह को भी अब ग्रुप में आप ले रहे हैं इस पूरे मामले में? किसको? एनआईए जैसे को अभी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर तो भी अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये अभी इस बारे में जब इससे पूछताछ की गई थी, वैसे इसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है, अभी और उससे पूछताछ की जाएगी। तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और एटीएस और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। सर, वहाँ लोकल जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरह की कोई। देखिए, वो लोकल लोग जो भी बता रहे हैं वो आपसे बता रहे होंगे। जो विवेचना से संबंधित और ऑपरेशन से संबंधित चीजें हैं वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, और उस संबंध में लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों का कुछ भी बताना उचित नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं है। 4-5 घंटे 6 घंटे में तो कुछ इतना पता नहीं चलता। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। तो पाकिस्तान की साजिश पर शुरू करते हैं मुकाबला। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ है मेजर जनरल अश्विनी कुमार, रिटायर्ड
अश्विनी कुमार सिवाच इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ ही बीएसपी नेता डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय इस वक्त हमारे साथ हैं। जनरल प्रसाद, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है, एक बड़े मॉड्यूल जिसकी बैकग्राउंड के जरिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है, क्या उसके जरिए यह कहना सही होगा कि अब सहयोगी नेटवर्क के जरिए अलकायदा पूरी प्लानिंग के साथ यूपी में एक्टिव हो रहा था? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि और कई जगह एक्टिव हो रहा है। जब से कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं और जब से पाकिस्तान में उनको शय मिली है और जब से उनको वहाँ से डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो जितने स्लीपर सेल्स इंडिया में हैं, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, जम्मू में हो, वो सब जगह एक्टिवेट होने शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी भारी इंटेलिजेंस की एक सक्सेस है कि उन्होंने लखनऊ में बड़ा टाइमली पकड़ लिया, कोई हादसा नहीं हुआ, 2 IEDs पकड़ी गई हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके जरिए अब आगे के मॉड्यूल भी टूटेंगे। और इसी प्रकार से जिस तरह से लखनऊ में हुआ है, ये कश्मीर में भी हुआ, वहाँ भी 10-11 आदमी पकड़े गए हैं, उनके जरिए और आगे पकड़े जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इट्स ए ग्रेट स्टोरी ऑफ सक्सेस फॉर आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉर आवर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हमें तैयार रहना है कि ये आगे चल के और होने वाले हैं। यूपी में इलेक्शन भी होने वाले हैं अगले साल, 15 अगस्त भी आने वाला है, और हालात बदल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिससे टेररिज्म को इस इलाके में बढ़ोतरी मिलेगी। तो हमें इस समय बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरीके से पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलके, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि LET, जैश-ए मोहम्मद सब तालिबान से मिल चुके हैं, इस तरीके से अब वो वहाँ से किस तरह से आतंकी आते हैं, किस तरह से यहाँ बढ़ोतरी मिलती है, किस तरह से पूरे सब कॉन्टिनेंट को, इस इलाके में इंडिया को किस तरह से अनसेटल किया जाए, किस तरह से आतंकवाद को और बढ़ोतरी दी जाए। तो मैं समझता हूं कि इस समय दी बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, और ये जो पकड़े भी गए हैं, मुझे लगता है कि जरूरी है कि कोई ना कोई इनको लीड मिली होगी, किसी ने या तो बताया होगा या कोई इंटरसेप्ट पकड़ी गई होगी। तो ये सब तरीके जितने हमारे पास इंटेलिजेंस गैदरिंग, नो डाउट सर, अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन मीडिया के साथ शेयर की गई है, लेकिन अश्विनी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अब साफ हो चुका है कि पेशावर में बैठा, पाकिस्तान में बैठा हैंडलर भारत पर नजर बनाए बैठा था, और टारगेट पर उत्तर प्रदेश 15 अगस्त से पहले था। बड़ा सवाल यही है, और इन्वेस्टिगेशन में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर किस तरह से ये हैंडलर ऑपरेट करता था, किस तरीके से पूरे नेक्सस को पेशावर में बैठे हुए भी यहां पर चलाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जो मॉड्यूल है ये बहुत अच्छा किया, ATS ने पकड़ लिया है। मगर ये एक ही 2 जो पकड़े गए हैं यही नहीं, ये मॉड्यूल बहुत बड़ा मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कई बार ऐसे मॉड्यूल को प्रेस के सामने बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक पूरा बड़ा लिंक है, उसको पकड़ना चाहिए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिलेगा आपको। और ये एक सच्चाई बात है कि जो अलकायदा का अभी नेटवर्क बहुत ज्यादा फैल रहा था यूपी के अंदर नहीं, बाकी साउथ के इलाके में भी। और सबसे बड़ा डर यही है कि आज की तारीख में जो अफगानिस्तान में 2500 से 3000 लश्कर-ए-तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो तालिबान के साथ मिलके अमेरिकन फोर्सेज और नेटो फोर्सेज के साथ लड़ रहे हैं, वो 11 सितंबर के बाद वो वहां से फ्री हो जाएंगे, जब वहां से यूएस की फोर्सेज चली जाएगी। तो एक बड़ा डर है कि वो कहीं भारत की तरफ ना उनका मुंह मोड़ दिया जाए। इसी में उनके अल कायदा के भी हैं कुछ, और इस्लामिक स्टेट के हैं। तो एक ये खतरे की निशानी है। देखो, एक होता है कि आप टाइम पे अगर मॉड्यूल को पकड़ लो तो एक बड़ा हादसा रोकने के लिए आप काबिल हो, और ये एक छोटी जो आपको सक्सेस मिलती है वो एक बड़ी सक्सेस को सर, लेकिन चैलेंज अभी भी है, चुनौती अभी भी है ये जानने की कि आखिर यूपी में कहां तक इनका नेटवर्क है, कहां तक इनका नेक्सस है। इनिशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ यही बताई गई कि लखनऊ में लोगों को तैयार किया जा रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कानपुर में भी हैं, इन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती जरूर है। अनिला सिंह जी, अब ये बड़ी कामयाबी हम जरूर कहेंगे, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरीके से एक्टिव नजर आना अलकायदा का ये नेटवर्क कितना बड़ा चैलेंज सरकार के लिए, और 15 अगस्त से पहले इस साजिश का खुलासा। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो उत्तर प्रदेश की ATS है और पुलिस फोर्स है और प्रशासन है, सभी बधाई के पात्र है। बिल्कुल टाइमली जो है एक बड़े हादसे को उन्होंने टाल दिया है। परंतु हम
देखते हैं, लगातार देखते चले आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो लश्कर तैयबा हो, अलकायदा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, हुजी हो, जैश ए मोहम्मद हो, इनके जो टेररिस्ट हैं ये लगातार एक्टिव रहते हैं। आजमगढ़ से लेकर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख ले, एक समय ये था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टेररिस्ट की नर्सरी कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश पे इन लोगों का विशेष प्यार उमड़ा रहता है टेररिज्म, ये टेररिस्ट का, पर जो फोर्सेस हैं वो भी उतनी ही विजिलेंट रहती हैं और उनको टाइमली ज्यादातर पकड़ लेती हैं। पर कहीं ना कहीं जब दुख होता है, जब सत्ताधारी सरकारें होती हैं, कई बार टाइमली एक्शन नहीं लेती हैं, कई बार अपीजमेंट के तहत जो है बहुत इतनी अग्रेसिव नहीं दिखाई देती हैं टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, तब हम देखते हैं वाराणसी जैसे अटैक हो जाते हैं, तब हम देखते हैं रामपुर जैसे अटैक हो जाते हैं। और हमें अच्छी तरीके से याद भी होगा सिर्फ जो ये जो हुआ था, जो केस हुआ था सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पे जब अटैक हुआ था, 7 जो हमारे सिपाही शहीद हुए थे और उसमें जो तीन आतंकवादी थे उनको उम्र कैद दी थी, तो उसमें एक आतंकवादी था तारिक करके भी था। तो देयर वाज अ टाइम की जो यादव गवर्नमेंट थी उन्होंने ये जो मुकदमे इनके ऊपर से वापस लेने की सिफारिश भी की थी, जस्ट फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आतंकवाद है वो कोई धर्म, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई जाति नहीं देखता है। धार्मिक उन्माद को लेकर तो उत्तर प्रदेश में तनाव फैलाने की कई बड़ी साजिश पहले भी हो चुकी है, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उस इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जिक्र सुना, अलकायदा के इंडिया सबकॉन्टिनेंट जो अब ऑपरेट होने की कोशिश कर रहा था। इस मॉड्यूल की बैकग्राउंड का जो जिक्र किया गया है वो डिटेल भी हमारे पास है, क्योंकि अलकायदा ने 2014 में इंडिया सबकॉन्टिनेंट का ये ऐलान किया था। राजीव राय साहब, मेरा ये सवाल आपसे है कि अब यहां पर सतर्कता बढ़ती जरूर जानी चाहिए हर बार, लेकिन यूपी को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण है ये जानना सबसे पहले कि आखिर इनका नेक्सस कहां ऑपरेट करता है, क्योंकि बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और आज भी जिस जगह से सब कुछ बरामद हो रहा है, 3 घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, आसपास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, और साजिश इस तरह की कि यहां पर फिदाइन हमले भी हो सकते थे। सुरभि जी, किसी भी देशवासी के लिए न सिर्फ क्योंकि ये यूपी में है, कहीं भी हो, जैसे दोनों जनरल साहब लोग बता रहे थे, देश के अन्य क्षेत्रों में भी ये फैल रहे हैं, ये चिंता का विषय है और इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को घुमा फिराकर वहां ले आई, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चिंता का विषय और भी ज्यादा हो जाता है जब देश और प्रदेश में ऐसी सरकार है जिनके रहते कारगिल में पाकिस्तान बरसों महीनों तक बैठा रहा, जिनके रहते पार्लियामेंट तक आतंकवादी घुस गए, जिनके रहते पुलवामा में के जो घटना हुई आज तक नहीं पता चला कि वो आतंकवादी कैसे पहुंच गए। तो जब ऐसी निकम्मी सरकार हो तो जरूर चिंता का विषय है। मैं फिर कहूंगा कि इसको पार्टी से और राजनीति से, धर्म से जोड़कर बातें करने वाले उससे भी बड़े चिंता का विषय है। ऐसे लोगों को मतलब प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ये कहीं ऐसी घटना हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना चाहिए, क्योंकि पुलवामा का आज भी हमें याद है, हमारे दर्जनों जवान शहीद हो गए, लेकिन ये सरकार अब तक नहीं बता पाई। हाँ, चुनावों में उसका मुद्दा जरूर बना लिया, तो चुनाव से पहले ठीक ऐसी घटना हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार संजीदगी से इस मामले को हल खोजेगी और पता करेगी कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं और प्रदेश की जनता के साथ या देश की जनता, सिर्फ यूपी का विषय नहीं है। दोनों जनरल साहब लोग आपने बताया ना, लेकिन बड़ा खुलासा यही हुआ है कि स्लीपर सेल एक्टिव हो चुका है और यूपी में इस तरीके से जो सब कुछ बरामद किया जा रहा है उसको लेकर चुनौतियां बड़ी हैं। बीएसपी नेता डॉक्टर एमएच खान भी हमारे साथ है। खान साहब, आपका टेक इस पर। और बड़ी बात यह है कि यूपी का संभल और यूपी के कई ऐसे इलाके हैं जो खुफिया एजेंसियों की रडार पर रहे हैं पहले भी। नहीं, देखिए, मैं तो इस चीज को मानता हूं कि इतनी बड़ी घटना लखनऊ में हो रही है और कायदा जैसा संगठन जो इंटरनेशनल संगठन है, लखनऊ में मुख्यमंत्री बैठते हैं, लखनऊ में डीजीपी बैठते हैं, लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर बैठते हैं, लखनऊ में सारे विभाग के मंत्री बैठते हैं। आखिर लखनऊ में ये अलकायदा का आदमी आया कैसे? सवाल इस बात का है। इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुई? अभी तक अब जाके पकड़ लिया, ये तो एटीएस में ठीक है, धन्यवाद उसको देना चाहिए, लेकिन यहां तक लखनऊ तक पहुंचा कैसे? ये भी सवाल एक उठता है। अगर लखनऊ पहुंच सकता है तो वो बाराबंकी भी पहुंच सकता है, इलाहाबाद भी पहुंच सकता है, सब जगह लखनऊ पहुंचे का मतलब बहुत बड़ा चैलेंज किया है अलकायदा ने। देखिए, मैं तुम्हारे राजधानी में आकर भी कुछ कर सकता हूं। तो सरकार को मैं भी यही कहता हूं कि राजनीति नहीं करना चाहिए, इससे खून खराबा हमारे जो शहरी हैं उनका हो जाता। इस पे आप बहुत सख्ती से निगाह रखिए
और जो भी गुनाहगार हैं उनको पकड़िए और इसका तार जोड़िए, तार से तार जोड़ करके, और प्रेस मीडिया से भी आप लीजिए मदद। जो लोग साथ में खड़े रहे हैं, जो लोग उनके साथ मिले रहे हुए हैं, उनको भी इस चीज का पता रहता है। मीडिया वालों से भी इसके तार जुड़े रहते हैं, कहां से कहां खबर ले लेते हैं, उनसे भी तार लेना चाहिए। और ये विफलता मानेंगे हम कि सीआईडी, विजिलेंस और सरकार की विफलता है कि लखनऊ के अंदर तक ये अलकायदा के लोग आके पहुंच गए। मामले को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस इनपुट को अगर नजरअंदाज किया गया है, तो अनिला जी आपसे इस पर मैं जवाब चाहूंगी, क्योंकि यहां पर बड़ा नेक्सस जो ऑपरेट कर रहा था उसमें लखनऊ महत्वपूर्ण है। लखनऊ में ही यहां पर पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की साजिश थी। देखिए, जितनी फोर्सेस हैं वो विजिलेंट थी तभी पकड़े गए हैं, तभी ये बहुत बड़ा हादसा टला है। और जब विजिलेंट नहीं रहते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हादसे हो जाते हैं, लोग अपनी जो इनोसेंट लोग हैं वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर खान का ये कहना कि ये एक विफलता है, तो वो मेरे ख्याल से जाती हो जाएगी उन लोगों के साथ जिनकी वजह से आज हमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। मैं याद दिला दूं डॉक्टर खान को, डॉक्टर खान कहना बड़ा आसान होता है। मैं तो उत्तर प्रदेश में कह रही हूँ ना, लगातार शायद ही 2-4 महीने बीतते होंगे जब कोई ना कोई इस प्रकार का आतंकवादी या आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा ना जाता हो। एक बड़ा जब मतलब ऑपरेशन करने के लिए कोई आता है तो वो एक न्यूज बन जाती है। और अभी थोड़ा मीडिया भी बहुत विजिलेंट हो गया है। जब बहन जी सरकार में थी तो लखनऊ में एक विस्फोट हुआ था और लोग भी घायल हुए थे। एक बच्ची की एक लड़की हमला था। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई इसमें मायावती जी का कोई इसमें कसूर है, किसी और का कसूर है। मायावती जी का मैंने नाम भी नहीं लिया था, मैंने यादव सरकार के बारे में बोला था कि इन्होंने सिफारिश करी थी मुकदमा वापस करने के लिए। तो सीधी सी बात है ना, तब जो फोर्सेस है वो सरकार नहीं देखती, एटीएस वगैरह ये नहीं देखती कि सपा है, बसपा है, भाजपा है तो हम आतंकवादियों को पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। मेरे ख्याल से वो अपना काम करती है। दूसरी बात, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं सुरभि जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि अफगानिस्तान में जिस प्रकार से हालात चेंज हो रहे हैं, तो आप वाकई में ये चिंता का विषय। और अभी पीछे हमने देखा होगा कि जो तालिबान है वो तो ये कह रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है और चाइना को जो वहां पे उलेगर मुस्लिम से परेशानी हो रही है उनका इलाज हम कर देंगे। तो अब आप देखिए कि जब हम देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना हर जगह से हम डील कर रहे हैं, तो कम से कम एक मुद्दे पे तो हमें एक होना चाहिए। हालांकि इंटेलिजेंस इनपुट पर मैं इस वक्त बात करना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। मेरा सवाल अश्विनी कुमार जी आपसे है, किस तरीके से ये स्लीपर सेल ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से इनको ये मोटिव दिया जाता है कि एक पूरे ग्रुप, एक पूरे नेटवर्क को बसाया जाए? देखो, ये सुरभि एक बहुत ही ज्यादा ढंग से ऑपरेट करते हैं। ये एक बड़ा तगड़ा नेटवर्क होता है और ये साइलेंट वर्क करते हैं और इनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है और ये कोड वर्ड से करते हैं और ज्यादातर ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक प्रकार से चिट का इस्तेमाल करते हैं और ये एक प्रकार, अगर आप प्री मेच्योरिटी पकड़ लो, जैसे बातचीत कर रहे थे कि लखनऊ में पकड़ लिया है, तो वो उसमें भी आपको फायदा नहीं होता, आपको पूरा नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये एक प्रकार से भारत की जो इंट एजेंसीज हैं, मैं ये कहूंगा 10-12 साल से भारत की इंट एजेंसीज में बहुत फर्क आया है कि एक तीखापन आया है और एक साइंटिफिक मेथड से हम ये कार्रवाई करते हैं, तभी ये एनआईए, एटीएस वगैरह ये मॉड्यूल, ये स्लीपर सेल को पकड़ पाते हैं। ये आपका यूपी में नहीं, भारत के और हिस्सों में भी, और इनके तार यूपी से ही नहीं जुड़े होंगे, पूरे भारत से जुड़े होंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े होंगे। तो ऐसे में हमें बड़े सोच समझ के चलना पड़ता है। अगर आप प्री मेच्योरिटी उसको करने एक्सपोज, तो वो जो दूसरे उसके स्लीपर सेल है वो एक प्रकार से अलर्ट हो जाते हैं, उनको पकड़ना फिर मुश्किल हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि एक बड़ी जीत है और इसको साइलेंटली करना चाहिए। देखो, ये जो आप करते हैं इसके अंदर ढोल बजाने की बातें नहीं होती हैं, ये इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चीज है और आपको प्री मेच्योरली पकड़ने से भी नुकसान है और अगर डिले हो गया तो एक्शन हो जाएगा। तो ये एक सोच समझ के कार्रवाई है। पर मुझे ये पता है कि भारत की जो इंट एजेंसी लास्ट 10-12 साल में एक प्रकार से इन नेटवर्क को धीरे धीरे कर रही है, चाहे वो इस्लामिक स्टेट का हो या अल कायदा का हो, और कहीं ना कहीं लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद का जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वो सारा का सारा नेटवर्क को तोड़ के एनआईए एक्सपोज करिए, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट रनिंग, और जहां लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको मिलती है उन लोगों को भी एक प्रकार एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है जो सिचुएशन अफगानिस्तान में हो रही है,
उसका इम्पैक्ट भारत में पक्का होगा। और हमें इसके लिए बिल्कुल तैयार रहने चाहिए कि अगर कुछ भी होता है तो हमारी इंटेलिजेंसी उनको एक प्रकार से नैब कर पाए। और इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर में जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो पुख्ता है, और भी पुख्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 4 हजार ये आतंकवादी जो तालिबान के और लश्कर तौबा और अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के अगर वो जम्मू और कश्मीर की तरफ आ जाते हैं तो आपको देखो कि बहुत ज्यादा डरावना रूप होता है कि आने वाले टाइम में ये ध्यान देना है। क्योंकि आज की तारीख में जैसे चीन है वो एक प्रकार से तालिबान के साथ मिलके आपका अफगानिस्तान में आना चाहता, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा, ऐसे में भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा। भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट इसका हो सकता है? शंकर प्रसाद सर, आपसे इसका जवाब चाहूंगी। और जिस तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात कर रहे हैं, कैसे उस सपोर्ट को तोड़ा जा सकता है? क्योंकि यहां पर पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक का इसका लिंक और यहां भारत के शहरों पर इनकी नजर। देखिए, जैसा कि जनरल साहब भी कह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है इंटेलिजेंस। आप ध्यान से सोचें, अगर कि पिछले कई एक सालों में टेररिस्ट इंसिडेंट्स दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बंद हो गए, लेकिन काफी हद तक कम हो गए। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं। अब इस समय क्योंकि एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है, अफगानिस्तान के बाद एक न्यू माहौल क्रिएट हो रहा है, तो जितने स्लीपर सेल्स हैं, जितने उनके सपोर्टर्स हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं। सामान इनके पास हमेशा से रहा है, इनको आता रहता है बीच में सामान, ये रखे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जब इनको बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब आपको कश्मीर में कुछ करना है, जम्मू में कुछ करना है, दिल्ली में कुछ करना है, लखनऊ में कुछ करना है, कानपुर में कुछ करना है, तो अपनी हरकतें शुरू करते हैं। इसमें 2-3 बातें आपको समझनी चाहिए कि एक तो इसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये द गुड पॉइंट है कि इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस बड़ी जरूरी होती है, उसी के जरिए इस तरह से खबरें मिलती हैं। ये खबर इतना आसान नहीं मिलती, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, हर एक चीज सेल फोन पे नहीं आती है, ये तो मैन टू मैन बात होती है। तो अगर हम लोगों ने कुछ ऐसे लोग पाल रखे हैं जिनको हम इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करके उनसे खबर लेते हैं, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो इंटेलिजेंस गैदरिंग के कई एक पहलू हैं। हमारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का पहलू है वो सिर्फ दिल्ली, लखनऊ या कानपुर में नहीं है, बल्कि वो कश्मीर में भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, अफगानिस्तान के अंदर भी है। तो ये जो नेटवर्क है ये बड़ा डिटेल्ड नेटवर्क होता है इंटेलिजेंस का। नेटवर्क में हमारा अमेरिका भी साथ देता है, नेटवर्क में हमारा और फॉरेन एजेंसीज हैं वो भी साथ देती हैं, कहीं ना कहीं से उनको भी खबर मिलती है। तो दिस टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम टुडे। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज लुकिंग एट टेररिज्म। तो सब जिसको जहां इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ये जो चीज बता रहे हैं, आपने देखा कि इंटेलिजेंस, कोई कह रहा है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अरे भाई, इंटेलिजेंस फेलियर तो तब होता ना अगर ये बम फट जाता तो। बिल्कुल, आज तो ये बम फटने से पहले पकड़ा गया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सक्सेस। जी, तो पूरी दुनिया को जुट होकर इंटेलिजेंस पर काम करना है, ये केवल इंडिया के लिए नहीं कर सकती है। नो डाउट सर, जो आप बात कह रहे हैं इट्स अ ग्रेट सक्सेस, लेकिन इट्स अ वार्निंग। अभी अलर्ट होने की जरूरत है, चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी हालात बने हुए हैं उसके तहत भी बहुत इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है, लेकिन सारी बातें अभी मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, क्योंकि इनके पूरे नेक्सस तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल, बड़ी कामयाबी एटीएस की, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अल-कायदा के निशाने पर यूपी के कितने शहर रहे हैं, किस तरीके से यूपी में ये स्लीपर सेल एक्टिव रहे हैं, इसको लेकर तमाम इंफॉर्मेशन इंडिया टीवी आपके साथ जरूर शेयर करेगा। लेकिन पाकिस्तान की इस विस्फोटक साजिश पर बड़ी नजर बनी हुई है। कुछ और नई जानकारी के साथ हम फौरन लौटेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। तो यूपी में ब्लास्ट की एक बड़ी साजिश थी। 15 अगस्त से पहले लखनऊ समेत कई शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आत्मघाती हमले की तैयारी थी। अल-कायदा के स्थानीय स्लीपर सेल को डायरेक्ट पाकिस्तान से कमांड मिल रही थी। यूपी एटीएस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और यूपी में इस विस्फोटक साजिश के बीच योगी सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल मॉडल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।